बेटा देखिए नेक्स्ट हमारा जो अल्टरनेटिंग करंट का सर्किट है वो है एसी सर्किट विथ प्योर इंडक्टर, शुद्ध प्रेरकत्व वाला प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। लिख लीजिए आप हेडलाइन, शुद्ध प्रेरकत्व वाला प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। शुद्ध प्रेरकत्व वाला प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। तो हमने लिखा एसी सर्किट विथ प्योर इंडक्टर। फिर इसमें वही सारे पॉइंट्स इसमें भी कवर करने हमको। सबसे पहले सर्किट डायग्राम, परिपथ आरेख देखेंगे। इसमें एसी के सोर्स के साथ जब हमने शुद्ध प्रतिरोध लिया तो एसी के सोर्स के साथ प्रतिरोध लगाया। अब इंडक्टर ले रहे हैं प्रेरण कुंडली, तो सोर्स के साथ हमने ये प्रेरण कुंडली लगाई है और मान लिया ये प्रेरण कुंडली का जो प्रेरकत्व है वो कैपिटल एल के बराबर है। आपको याद होगा किसी भी प्रेरण कुंडली का जो एल होता है कांस्टेंट होता है, उसके नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, एरिया पर डिपेंड करता है, लेंथ पर डिपेंड करता है, और ये सब इसके हार्डवेयर होते हैं, उसकी बनावट होती है, उसके बनाते समय बदल सकते हैं। तो एल कांस्टेंट होता है। ये सर्किट डायग्राम। विद्युत वाहक बल की समीकरण क्या होगी तो वो हमने पहले ही सॉल्व की हुई है। E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है। इक्वेशन ऑफ करंट, करंट की इक्वेशन। अब देखिए हम आपको अभी जब हमने प्रतिरोध वाला आपको पढ़ाया उसमें आपको हमने बताया कि आपको ये सोचना है कि अगर E की वैल्यू ये है तो हम I तक कैसे पहुंचेंगे। उसका तरीका प्रतिरोध के लिए अलग था, इंडक्टर के लिए अलग है और कैपेसिटर के लिए अलग है। तो हम यहां पर वो तरीका यूज नहीं कर सकते कि E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी में R से डिवाइड कर दो ना, क्योंकि वो मेथड किसका था, वो प्रतिरोध से हम ला सकते थे क्योंकि उसमें I इज इक्वल टू ई अपॉन आर होता है। L के लिए I तक पहुंचने का क्या तरीका है, किसी को याद है। प्रेरण कुंडली स्वप्रेरकत्व तो जब पढ़ाया गया तो E से I तक पहुंचने का कोई रास्ता, कोई ऐसी फॉर्मूला जो E और I को रिलेट करता था, नहीं याद आया। देखो आपको याद आना चाहिए L इंटू डी आई अपॉन डी टी। और ये कौन सा विद्युत वाहक बल है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, E इंड्यूस्ड। ये वो फॉर्मूला है जो E और I को एक दूसरे से रिलेट करता है। यही फॉर्मूला हमको लेके जाएगा E से I तक, तो इसी का हम यूज करने वाले। अब ध्यान से देखिए ये वाला विद्युत वाहक बल कौन सा विद्युत वाहक बल है जो आपने आरोपित किया हुआ है। तो ये वाला विद्युत वाहक बल आरोपित विद्युत वाहक बल है, क्योंकि ये सर्किट में आपने लगाया है। तो इसको हम कौन सा विद्युत वाहक बल बोलेंगे, आरोपित विद्युत वाहक बल। ठीक है। अच्छा, अगर ये आरोपित विद्युत वाहक बल है और ये वाला कौन सा विद्युत वाहक बल है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। क्या आपको याद है कि जैसे ही हम सोर्स से करंट भेजते हैं ये इंडक्टर उस करंट को क्या करता है, विरोध करता है। तो जब इधर से हमने ईएमएफ लगाया E, तो इंडक्टर सबसे स्टार्टिंग में क्या करता है, विरोध करने के लिए वो भी अपने अंदर एक उल्टा E पैदा कर लेता है। कितना पैदा करता है शुरुआत में, सबसे स्टार्टिंग में विरोध करने के लिए कितना विद्युत वाहक बल पैदा करता है। तो आंसर है जितना हमने आरोपित किया उतने के बराबर करता है। और इसके बाद ग्रेजुअली धीरे धीरे इसकी वैल्यू कम होती है, लेकिन स्टार्टिंग में जितना ईएमएफ हम लगाते हैं इधर से उतना ही उल्टा ईएमएफ ये बनाता है। नहीं याद आया आपको, ये तो आपको पढ़ाया गया है कि अगर शुरुआत में इसने हमने लगाया 10 तो स्टार्टिंग में ये भी उल्टा कितना बनाता है, फिर हमारा 10 ही रहता है, इसका हो जाता है 8। लेकिन स्टार्टिंग में फिर 8 से प्रेरित वाला कम हो जाता है धीरे धीरे, लेकिन स्टार्टिंग में बिल्कुल बराबर विद्युत वाहक बल आता है। नहीं याद आई बात आपको, आया। तो यही हम लोग यूज करेंगे। तो हमने क्या देखा कि जैसे ही हम आरोपित विद्युत वाहक बल सप्लाई देते हैं
ये कॉइल अपने अंदर एक उल्टा ईएमएफ पैदा करता है हमारे द्वारा आरोपित विद्युत वाहक बल का विरोध करने के लिए। और कितना पैदा करता है अभी हमने बताया, बताइए कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा उसमें। आंसर है जितना हम आरोपित करते हैं स्टार्टिंग में उतना ही विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है वो। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कुंडली में प्रारंभ में, शुरुआत में सबसे प्रारंभ में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होगा वो किसके बराबर होगा, आरोपित विद्युत वाहक बल के। समझ आया आपको? अच्छा, और एक चीज, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा और जो आरोपित विद्युत वाहक बल होगा उनकी दिशाएं एक ही तरफ रहेंगी या अपोजिट रहेंगी? अपोजिट। विरोध करना है अपोजिट। अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो इन दोनों में किसी भी एक के आगे हम क्या कर सकते हैं, माइनस लगा सकते हैं। हमने इसके आगे माइनस लगा दिया। प्रेरित विद्युत वाहक बल, क्योंकि ये तो हम आरोपित करेंगे, उत्पन्न तो यही होगा ना उल्टी दिशा में, तो हमने अगर इधर लगाया तो ये उल्टी दिशा में आएगा, तो इसके सामने हमने माइनस लगा दिया। ठीक है। अब प्रेरित विद्युत वाहक बल माइनस ई इंड्यूस्ड, प्रेरित विद्युत वाहक बल ये किसके बराबर होगा, आरोपित विद्युत वाहक बल। आरोपित विद्युत वाहक बल कितना है हमारा, ई। क्या ये दोनों चीजें समझ में आई? फिर से ये दोनों बराबर क्यों हुए, क्योंकि जब हम ईएमएफ अप्लाई करते हैं तो कॉइल ईएमएफ को अपोज करने के लिए उतना ही उल्टा ईएमएफ बनाती है। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि हम अगर इस दिशा में ईएमएफ बनाएंगे तो ये ऐसा अप्लाई करेगी। सो द डायरेक्शन ऑफ बोथ द ईएमएफ्स आर अपोजिट टू ईच अदर, सो वी हैव टू अप्लाई द नेगेटिव साइन ईदर ऑफ द वन साइड। किसी भी एक साइड में हमको वो लगाना पड़ता है। हमने इधर लगा दिया। आप इनकी वैल्यूज लिखो। ई इंड्यूस्ड की वैल्यू कितनी है बताओ? ई इंड्यूस्ड की वैल्यू यही तो होती है, तो हम ये नोट कर देते हैं। एक चीज और, चलिए खैर, ये माइनस मैंने लगाया। अब ई इंड्यूस्ड की वैल्यू बताइए कितनी आएगी, माइनस एल इंटू डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू, ये कौन सा विद्युत वाहक बल है, आरोपित। आरोपित वाले विद्युत वाहक बल की वैल्यू क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहां पर थोड़े मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं आपको करने हैं। ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। फिर इसके बाद और डी आई के अलावा सारी चीजें सब उधर भेज दो। अब आप माइनस माइनस प्लस हो गया, यहां डी आई बचा लेंगे और बाकी सारी चीजें राइट हैंड साइड पे। तो ये ई नॉट अपॉन एल, ई नॉट एल मल्टीप्लीकेशन में है, डिवाइड में आ गया, डी टी डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। कोई प्रॉब्लम अभी यहां तक समझ आ रहा है ना सबको? अच्छा, इसके बाद क्या आप बता सकते हैं, मोस्टली मैथमेटिक्स के स्टूडेंट ज़्यादा हैं, तो क्या आप बता सकते हैं मुझे कि हम आई कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? मेरे पास डी आई है और हमें आई तक पहुंचना है, क्या कर दें, डी आई अपॉन डी टी। डी आई अपॉन डी टी से क्या मिलेगा, वो तो धारा परिवर्तन की दर, हम फिर यहीं पहुंच जाएंगे। हाँ जी, वेरी गुड। आपके पास अगर dx है और x लाना चाहते हो तो क्या कर देते हो, मैथमेटिक्स में समाकलन कर दो। समाकलन कितना सिंपल सा मैथमेटिक्स का मेथड है। दोनों पक्षों का क्या कर देते हैं, और ये काम मैथमेटिक्स में आप डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत करते हो। ठीक है, एक तरफ dy आ जाता है, फिर दोनों साइड्स का इंटीग्रेशन कर देते हो। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर
देखिए बेटा, इधर इंटीग्रेशन करेंगे डी आई। ई नॉट क्या चीज है? विद्युत बल का शिखर मान नियत रहता है, हमेशा ई नॉट रहता है उस पर। एल भी तो कांस्टेंट है, ये कॉइल का हार्डवेयर है और ये भी कांस्टेंट है, तो दोनों बाहर लिख देते हैं हम। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी, डी आई को इंटीग्रेट किया हमने, आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एल इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। नहीं समझ आई आपको? ठीक, इसके बाद ये I इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन, ये ओमेगा बाहर ले आइए, ओमेगा इंटू एल, और यहां अंदर क्या बचा बताएं? माइनस कॉस ओमेगा टी। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? माइनस कॉस ओमेगा टी को हम थोड़ा सा बदलना चाहते हैं, माइनस, देखो ये माइनस हम, चलो अच्छा लगा दो अभी एक बार, ये हमने माइनस लिख दिया। और बेटा ये कॉस ओमेगा टी को ना हम लिखना चाहते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते भाई? साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा हमने कर दिया, कॉस थीटा के बराबर लिख दिया। अब आपको एक चीज याद होगी, साइन माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है? माइनस साइन थीटा। या हम उल्टा भी कर सकते हैं, अगर कभी माइनस साइन थीटा मिल जाए तो आप क्या लिख सकते हो? ये वाला माइनस एंगल के साथ अंदर ले जा सकते हो, ले जाइए। आपके पास भी एक माइनस है आज बाहर, इसको एंगल के साथ अंदर एंटर करा दीजिए। आई की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? ई नॉट अपॉन ओमेगा एल इंटू साइन। जब ये माइनस अंदर ले जाओगे तो ये ओमेगा टी पॉजिटिव हो जाएगा, पाई बाई 2 नेगेटिव हो जाएगा। कुछ बात समझ में आई आपको? आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहिए लेकिन आप नहीं पूछ रहे हो। क्या? कॉस थीटा के दो मान हैं, एक साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा और एक साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा। साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा भी कॉस थीटा देता है, और साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा से भी कॉस थीटा मिलता है, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा से भी तो कॉस थीटा मिलता है। और आप यही नहीं पूछ रहे हो कि यहां पर हमने यही इस्तेमाल क्यों किया, पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी हमने क्यों इस्तेमाल नहीं किया? कुछ समझ में आई बात मेरी? कि हमारे पास कॉस थीटा के तो दो एक्सप्रेशन है ना, साइन के टर्म्स में। साइन के टर्म्स में आपके पास इसके दो हैं, तो आपने यही वाला क्यों लिखा, ये वाला क्यों नहीं लिखा? तो अधिकतर वैसे ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछ लेते हैं, मैं आपको बताता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि आप जब करंट की इक्वेशन आ जाएगी, करंट की इक्वेशन आने के बाद उसके फेज क्यों कंपेयर करोगे? किससे? आप वोल्टेज के फेज से। भाई जब करंट की समीकरण आ जाएगी तो धारा की कला और वोल्टेज की कला दोनों की तुलना करेंगे कि नहीं करेंगे? कौन ज्यादा है, कौन कम है, कौन आगे है, कौन पीछे? तुलना तो बराबरी वालों के बीच होती है ना। यहां पर ओमेगा टी कैसा है? पॉजिटिव के नेगेटिव। तो हमारी आई के इक्वेशन में भी ओमेगा टी कैसा आना चाहिए, तभी तो आप तुलना कर पाओगे कि ओमेगा टी से कोई बड़ा है या कोई छोटा। अब अगर मैं इसको लिख दिया होता मैंने यहां पर, फिर जब हम माइनस अंदर ले जाते तो ओमेगा टी कैसा हो जाता? बात बिगड़ जाती, आप तुलना नहीं करवा पाते। कुछ बात समझ आ रही मेरी? नहीं समझ आई? क्योंकि करंट की, फिर से करंट की इक्वेशन बनाने के बाद हम धारा की कला और वोल्टेज दोनों की कला को क्या करना चाहते हैं? तुलना करना चाहते हैं, कंपेयर करना चाहते हैं। कंपेयर कब होगा?
ई की कला कैसी है, ओमेगा टी पॉजिटिव, तो आई में भी ओमेगा टी कैसा आना चाहिए, जब दोनों बराबर होंगे तभी तो आप तुलना कर पाओगे कि कौन छोटा कौन बड़ा है। अब एक में ओमेगा टी पॉजिटिव रहेगा, एक में ओमेगा टी माइनस रहेगा, तो तुलना कैसे करेंगे फिर आप नहीं कर सकते तुलना। तो दोनों में ओमेगा टी एक जैसा मिले, इसलिए हमने यही वाला यूज किया है। कौन सा वाला, माइनस वाला। उसमें ऐसा करने से ओमेगा टी कैसा हो गया, पॉजिटिव। समझ आ गया। अब एक चीज और देखें, करंट की वैल्यू साइन थीटा पर डिपेंड करती है, तो क्या बता सकते हैं धारा का मान महत्तम कब होगा। हम लिख देंगे आई का मान महत्तम होगा जब आई की वैल्यू साइन थीटा पर डिपेंड करती है, तो जब साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू लिख दोगे तो आई की भी तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो आई का मान महत्तम होगा जब साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1। साइन थीटा का महत्तम मान 1 होता है, तो वो मैक्सिमम वैल्यू जब आप लिखोगे इसकी जगह, तो आई की जो वैल्यू मिलेगी वो भी कैसी होगी, मैक्सिमम। तो बताएं आई की कितनी वैल्यू मिलेगी, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 की जगह 1 लिख दिया हमने, कितनी मिली, ई नॉट अपॉन ओमेगा एल। ये क्या है बता सकते हैं, ये धारा का कौन सा मान है, और धारा के महत्तम मान को तो हम आई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आई नॉट की वैल्यू है। नहीं समझ आया आपको, आ गया भाई, फिर से देख लो ना। करंट की वैल्यू ई नॉट ओमेगा एल, ये सारे कैसे हैं, कांस्टेंट। ओमेगा हम एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी में घुमाएंगे तो ओमेगा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अब आई किस पे डिपेंड कर रहा है, साइन थीटा पे। तो जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा तो आई भी कैसा होगा, तो हमने साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू लिख दी 1 यहां पर, तो आई की भी कौन सी वैल्यू आ गई होगी, मैक्सिमम। आई की मैक्सिमम वैल्यू को किससे प्रदर्शित करते हैं, आई नॉट, हमने वही तो किया। अभी भी नहीं समझ आया, आ गया। तो ये ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, इसकी वैल्यू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई नॉट, या ई नॉट अपॉन ओमेगा एल है। आप इसे मान लें इक्वेशन नंबर 2। अब ये हम इरेज कर दे रहे हैं, इसलिए समीकरण 2 से आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन ओमेगा एल की जगह पर क्या लिखना है, आई नॉट। तो इसकी जगह पर हमने लिख दिया आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये समझ आया आपको। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं, आपको जो करंट की इक्वेशन मिली, ये हमने क्या पता लगा ली, इक्वेशन ऑफ करंट। तो देखिए इंडक्टर में हम वोल्टेज से करंट तक कैसे पहुंचते हैं, ये उसका तरीका है। प्रतिरोध में हम वोल्टेज से करंट तक बड़ी आसानी से पहुंच गए थे, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन लगेगा आपका, लेकिन करंट की इक्वेशन आपको मिल गई। करंट की इक्वेशन मिल गई, इसके बाद फोर्थ पॉइंट बताएं। फोर्थ पॉइंट पर हमने क्या किया था, चेक किया था ना, समय टी पर वोल्टेज की कला, समय टी पर करंट की कला, यही करा था ना। तो इसमें भी यही कर लो। देखो समय टी पर वोल्टेज की कला बताएं, समय टी पर वोल्टेज की कला बताएं हमको, और समय टी पर करंट की कला बताएं। अब हम वोल्टेज के आगे एसी वोल्टेज और करंट के आगे एसी करंट नहीं लिख रहे हैं, सबको मालूम है एसी करंट ही पढ़ रहे हैं हम लोग। बताएं समय टी पर वोल्टेज की कला क्या है, समय टी पर वोल्टेज की कला है ओमेगा टी। समय टी पर करंट की कला बताएं, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। समझ आ रहा है कुछ आपको। दोनों समान कला में है या कला में कुछ अंतर है, कला में कुछ अंतर है। और अगर अंतर है तो कौन अग्रगामी है कौन पश्चगामी है,
करंट की कला पश्चिम, करंट की कला में माइनस आ रहा है, तो करंट पीछे है, वोल्टेज कैसा है, आगे। तो हम क्या लिख सकते हैं इसके बारे में, वोल्टेज धारा से कला में π/2 अग्रगामी है, समझ आया, और करंट कला में वोल्टेज से π/2 पश्चगामी है। हम यहां पर लिख सकते हैं, इस बार वो समान कला में नहीं है, लिख सकते हैं अतः वोल्टेज करंट से कला में π/2 रेडियन, क्या लिखा जाए बताओ, वोल्टेज करंट से कला में π/2 रेडियन, अग्रगामी की पश्चगामी, अग्रगामी है। अग्रगामी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं आप, लीडिंग, ठीक है। और दूसरे शब्दों में हम इसी को और क्या लिख सकते हैं, करंट वोल्टेज से कला में π/2 रेडियन या π/2 कोण से आप लिख सकते हैं, π/2 कोण से आप लिख सकते हैं यहां पर। π/2 कोण से कैसी है, पश्चगामी है, जिसे आप लैगिंग कहते हैं अंग्रेजी में। तो कला के बारे में हमको पता चल गया कि वो दोनों सेम फेस में नहीं है, वोल्टेज अग्रगामी है करंट से और करंट वोल्टेज से पश्चगामी है। इसके बाद 5th पॉइंट में बताएं क्या करते हैं हम लोग, धारा के मार्ग में अवरोध, यही तो करते हैं, ऑपोजिशन टू करंट। अभी मैंने आपको बताया था अपोजिशन टू करंट, इसके बारे में हमने आपको बताया कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए एक फॉर्मूला, ऑपोजिशन का फॉर्मूला बताया E0/I0। ये किसी भी सर्किट के लिए ऑपोजिशन का फॉर्मूला E0/I0 ही रहेगा, ये आप याद रखिए। अब इसके लिए मुझे E0/I0 की वैल्यू बताएं कितनी होगी, कहीं से भी लाभ निकाल के E0/I0 देखो, कहीं मिलेगा आपको, ये देखो E0/I0, तो ओमेगा एल यहां भेजना पड़ेगा हमको, तो E0/I0 की वैल्यू कितनी आएगी, ओमेगा एल, ये वैल्यू आ गई ओमेगा एल। तो इंडक्टर वाले, प्योर इंडक्टर वाले अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में धारा के मार्ग में कितना अवरोध लगता है, ओमेगा इंटू एल के बराबर, और इस अवरोध का ना हमने एक नाम रख दिया, इसका हमने एक सिंबल बनाया, सिंबल बना दिया XL। क्या सिंबल बनाया हमने, XL, और इसका हमने एक नाम रखा, उसको हम बोलते हैं प्रेरकीय प्रतिघात। प्रेरकीय प्रतिघात, जिसे आप इंडक्टिव रिएक्टेंस बोल सकते हैं। इतना अपोजिशन, जब किसी अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में प्योर इंडक्टर होगा तो करंट के मार्ग में इतना अपोजिशन लगेगा, और इस XL को ओमेगा एल लगेगा, इसको हमने XL से रिप्रेजेंट किया, नाम क्या पड़ा इसका, प्रेरकीय प्रतिघात, क्योंकि ये अवरोध किसकी वजह से है, प्रेरण कुंडली की वजह से है, इसलिए इसके नाम में कौन आया, प्रेरकीय। प्रतिघात क्यों आया इसके नाम में,
इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव तो इस मारे आया क्योंकि इंडक्टर लगाया है आपने, रिएक्टेंस किस वजह से आया, थोड़ा इसको गौर से समझें। आपने देखो इसको फॉर्मूले को देखो, ये प्रतिघात किस पर डिपेंड करता है, ओमेगा पर और एल पर। एल तो कांस्टेंट है, एल तो किसी भी कॉइल का कैसा रहता है, लेकिन प्रतिघात के फॉर्मूले में तो आ रहा है ना। इसका मतलब है आप बनाते समय अगर कुंडली ज्यादा एल वाली बनाई है तो वो ज्यादा अवरोध लगाएगा, कम एल वाली कॉइल लगाई है तो वो कम अवरोध लगाएगा। लेकिन अवरोध लगाने में एल की भी हिस्सेदारी होगी, ऐसा नहीं है कि एल अवरोध नहीं लगाएगा। कुछ बात मेरी समझ आ रही है? भले एल कांस्टेंट है तो कांस्टेंट है तो क्या ये अपोज नहीं करेगा करंट को, फॉर्मूले में आ रहा है। तो अगर बनाते समय आपने छोटे एल वाली कॉइल बनाई है तो वो एल की वजह से अपोजिशन कम होगा, लेकिन अगर ज्यादा एल वाली कॉइल बनाई है तो एल की वजह से उसका अपोजिशन बढ़ेगा। ठीक, एक्सियल अपोजिशन एक बात और पर डिपेंड करता है, देखो किस पर डिपेंड करता है, ओमेगा। ये क्या चीज है, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कोणीय आवृत्ति, जितना तेज घुमाओगे कि धीमा घुमाओगे इस पर भी डिपेंड करेगा। अगर आप धीमा धीमा घुमाएंगे तो क्या होगा, ओमेगा कम रहेगा, ओमेगा कम होगा तो अपोजिशन भी कम होगा। अगर आप बड़ी तेज कॉइल को घुमा रहे हैं तो उस समय क्या होगा, ओमेगा की वैल्यू ज्यादा होगी और अपोजिशन भी ज्यादा होगा। रिएक्टेंस क्यों पढ़ा, मैं इस पर आता हूं फिर से। जब आप यहां से वोल्टेज देते हो, आपने अगर यहां से देखो, अगर आपने फ्रीक्वेंसी कम रखी है तो वो अपोज भी कैसा करता है, कम। फ्रीक्वेंसी कम लगाई ना तो अपोजिशन कैसा मिला, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी आपने तो अपोजिशन भी क्या हुआ। तो जब आप फ्रीक्वेंसी कम लगाते हो तो वो रिएक्ट भी कम करता है, जब आप फ्रीक्वेंसी ज्यादा लगाते हो तो वो रिएक्ट भी ज्यादा करता है। तो आपने फ्रीक्वेंसी कम लगाई तो वो कम रिएक्ट करता है, थोड़ा अवरोध बनाता है, लेकिन आपने फ्रीक्वेंसी ज्यादा लगाई तो वो ज्यादा रिएक्ट करता है। मतलब फ्रीक्वेंसी के साथ उसका रिएक्शन क्या होता रहता है, बढ़ता है। इसीलिए हमने उसका नाम रख दिया रिएक्टेंस, क्योंकि ये हमारी फ्रीक्वेंसी के साथ अपने रिएक्शन को क्या करता है, बढ़ाता है। इसलिए इंडक्टिव क्यों लगा, इंडक्टर की वजह से। रिएक्टेंस क्यों लगा, क्योंकि वो हमारी फ्रीक्वेंसी के मुताबिक रिएक्शन करता है। हम जैसा एक्शन उसको करेंगे उसके अकॉर्डिंग वो रिएक्शन देता है। हमने कम फ्रीक्वेंसी की करंट भेजी तो कम रिएक्ट करेगा, ज्यादा फ्रीक्वेंसी करंट भेजेंगे ज्यादा रिएक्ट करेगा। इसलिए उसका नाम ही हमने रख दिया रिएक्टेंस। एक्चुअली ये अवरोध है, प्रतिरोध ही है, लेकिन क्योंकि ये वाला प्रतिरोध इस इंडक्टर की वजह से, तो हम इसको प्रतिरोध ना ही बोलते हैं, बस इतना ही करते हैं। इसको प्रतिरोध ना बोलकर हमने क्या नाम रख दिया, प्रेरकीय प्रतिघात। और उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, ओमेगा एल। और आपने देखा कि प्रेरकीय प्रतिघात, इस बार अपोजिशन, प्रतिरोध को याद करो, उसमें अपोजिशन फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता था। इसमें जो अपोजिशन है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, कोणीय आवृत्ति पर निर्भर करता है। कर रहा है, कैसे निर्भर करेगा, आवृत्ति बढ़ेगी तो अवरोध बढ़ेगा, आवृत्ति घट जाएगी तो अवरोध भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। समझ आया आपको? अच्छा, अब इसमें हम एक दो चीजें कुछ मेन बनाना चाहते हैं, जरा कुछ अच्छी पॉइंट्स हैं उनको देख सकते हैं हम लोग। कि नोट 1, हम एक काम करते हैं, फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा होने से अपोजिशन घट बढ़ रहा है। अब हमारे पास दो तरह की करंट है, एक हमारे पास करंट है जिसका नाम है डीसी और एक हमारे पास करंट है जिसका नाम है एसी। क्या आप बता सकते हैं डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, वो एक सेकंड में कितनी बार इधर 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 करती है? 0 बार। वेरी गुड। क्योंकि किसी भी सर्किट में जब हम डीसी देते हैं तो वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होती रहती है,
वो अपनी डायरेक्शन बार बार चेंज नहीं करती। तो डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 0। तो अगर हम इसको हटा के डीसी का सोर्स लगा दें, या डीसी के साथ अगर हमने प्रेरण कुंडली लगा दी है, दिष्ट धारा समझ गए आप? डीसी वाले परिपथ में डीसी वाले परिपथ में ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है? उसके एंगुलर फ्रीक्वेंसी 0 रहती है। तो अगर डीसी वाले सर्किट में ओमेगा 0 होता है तो धारा के मार्ग में अवरोध कितना होगा? इसलिए धारा के मार्ग में अवरोध को क्या बोलते हैं? XL। नाम यहां लिखा हुआ है, प्रेरकीय प्रतिघात। कितनी वैल्यू आएगी बताइए XL की? ओमेगा 0 होगा तो XL की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 0। अगर XL की वैल्यू 0 हो जाएगी तो करंट कितनी आएगी बताएं? इसलिए करंट कितनी होगी अगर XL 0 हो गया? XL करंट का फॉर्मूला क्या होगा? यहां से निकालो। आपने देखा E0 अपॉन I0 इज इक्वल टू XL। E0 अपॉन I0 इज इक्वल टू XL। देन I0 इज इक्वल टू E0 अपॉन, तो जब XL 0 हो जाएगा तो करंट कितनी हो जाएगी? इन्फिनिटी, फुल करंट हो जाएगी। तो I0 कितनी हो जाएगी? इसलिए I0 हो जाएगी फुल। इसका क्या मतलब हुआ बताएं? इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप डीसी सर्किट के साथ में अपना ये इंडक्टर लगा देंगे, डीसी सर्किट में अगर इंडक्टर लगा देंगे तो उस समय उसमें से कितनी करंट फ्लो होगी? फुल। जितनी डीसी की पावर होगी उस पावर से फुल करंट पास करेगी। इसका मतलब है इंडक्टर डीसी करंट को अपने अंदर से जाने देगा कि रोक देगा? जाने देगा। अर्थात इंडक्टर डीसी को अलाउ करता है कि नहीं करता? इंडक्टर डीसी को अलाउ करता है कि नहीं करता? अलाउ करना मतलब अपने अंदर से जाने देना। तो जाने देता है कि नहीं जाने देता? जाने देता है बेटा। अभी आपने हमको बोला कि जाने देता है और दोबारा में फिर नहीं बोला आपने। अच्छा, नोट 2 बना देते हैं हम यहां पर। अब थोड़ा गौर करिए। अब हमने उसको कौन सी सप्लाई दे दी? एसी। प्रत्यावर्ती धारा अर्थात एसी वाले परिपथ में बताएं, एसी वाले परिपथ में ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी? हम जितनी तेज घुमा दें कॉइल को तो ओमेगा बहुत हाई होता है। अभी आप देख रहे हैं 1 सेकंड में 50 बार। अभी जो नॉर्मल है, हम चाहें तो और घुमा सकते हैं ना तेज। तो फ्रीक्वेंसी तो हमारे हाथ में है, हम बड़ा घटा सकते हैं। तो ओमेगा कैसा होता है? वेरी हाई, बहुत ज्यादा। अगर ओमेगा बहुत ज्यादा होगा तो अवरोध कैसा लगेगा? बहुत ज्यादा लगेगा। इसलिए धारा के मार्ग में अवरोध XL की वैल्यू कितनी होगी? वेरी हाई, बहुत ज्यादा अवरोध लगाएगा। और जब अवरोध बहुत ज्यादा होगा तो करंट कितनी फ्लो होगी? मैं इसको यहां लिख दूंगा, आप समझ जाएंगे। क्यों भाई? आप ध्यान रखना, यहां से आप इसको नोट कर लीजिएगा। अवरोध अगर बहुत ज्यादा लगा
तो करंट का फॉर्मूला अभी आपने क्या देखा था, ई नॉट अपॉन एक्सएल। अगर अवरोध बहुत ज्यादा होगा तो करंट का क्या हो जाएगा, बहुत कम, या यूं कहें कि करंट फ्लो होना ही क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो हम यहां लिख देंगे अर्थात इंडक्टर डीसी को अलाउ करता है, और यहां क्या लिख सकते हैं, अर्थात इंडक्टर एसी को अलाउ नहीं करता। मतलब इंडक्टर के साथ अगर एसी करंट आपने भेजी है इंडक्टर में, तो वो अपने अंदर से करंट को जाने नहीं देगा, वो अपने अंदर से करंट को अनुमत नहीं करता। ये बहुत याद रखिए, आगे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में आपके काम आएगा। क्या पॉइंट याद रखना है, देखो पॉइंट आपको ये याद रखना है कि इंडक्टर, अगर हम डीसी सर्किट में इंडक्टर लगाते हैं तो वो करंट को अपने अंदर से जाने देगा कि नहीं जाने देगा, जाने देगा। अगर एसी में लगा देंगे तो नहीं जाने देगा। तो अब देखो कितना आसान तरीका हो गया। अगर हम कहीं पर चाहते हैं कि हमारा एक बड़ा सा सर्किट है और उस सर्किट का एक कहीं छोटा सा पार्ट है, हम चाहते हैं कि इसमें एसी मत जाए, केवल इसमें कौन जाए, दोनों एक साथ आ रहे हैं, एसी भी डीसी। करंट के पास दोनों तरह के नेचर हैं, एसी नेचर भी है, डीसी नेचर भी है, दोनों एक साथ आ रहे हैं, और हम चाहते हैं कि ये सामने चले जाएं, इधर की तरफ न जाएं। इधर की तरफ केवल कौन सा नेचर जाए, डीसी, एसी मत जाए, हम ऐसा चाहते हैं। तो हम इसके साथ श्रेणी क्रम में क्या लगा देंगे, इंडक्टर। अब यहां से क्या आया, एसी और डीसी दोनों नेचर की करंट आ रही है, एक रास्ता उसको यहां मिला, लेकिन इस रास्ते पर पहले ही हमने किसको लगा दिया, तो वो किसको जाने देगा, किसको रोक देगा। अब आगे क्या मिलेगी, केवल डीसी जाएगी, एसी आपकी रुक जाएगी। तो हाई फ्रीक्वेंसी, कौन सी करंट हाई फ्रीक्वेंसी की करंट होती है, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, एसी की। और लो फ्रीक्वेंसी करंट कौन होती है, डीसी, फ्रीक्वेंसी 0 होती है उसकी। अभी भी नहीं समझ में आई बात। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप सबको ये बहुत याद रखना है। अभी भी हमारे 2 पॉइंट्स इसमें छूट गए, एक वेव डायग्राम और दूसरा फेजर डायग्राम। तो प्लीज आप इसको नोट कर लें, इसके बाद बनाते हैं। हाँ बेटा ये बताओ अच्छा फिर से एक बार मुझे कि इंडक्टर डीसी को अलाउ करता है कि अलाउ नहीं करता, डीसी को अलाउ करता है और एसी को अलाउ नहीं करता। डीसी और एसी में हाई फ्रीक्वेंसी की करंट कौन होती है, एसी, और लो फ्रीक्वेंसी करंट कौन है, डीसी। इसके बाद उसका अभी कौन सा पॉइंट आएगा, 6th। क्या बनाएंगे 6th पॉइंट पे, वेव डायग्राम। वेव डायग्राम बनाना है, तरंग रूप कैसा होगा देखिए। अब क्या आप मुझे बता सकते हैं यहां पर आगे आगे कौन है, पीछे पीछे कौन चलेगा, अग्रगामी कौन है, वोल्टेज, और पश्चगामी कौन है। इसका मतलब वोल्टेज आगे आगे चलेगा और करंट पीछे पीछे चलेगी। पहले हम वोल्टेज का बना देते हैं ऐसे, ये हमने वोल्टेज का ग्राफ बना दिया। तो ये हमने ग्राफ किसका बना दिया, एसी वोल्टेज, ठीक है। एसी वोल्टेज की हम केवल फेज लिखेंगे 0, यहां एसी वोल्टेज का फेज π/2, यहां पर पाई, इस जगह पर 3π/2 और इस जगह पर 2π। आप याद रखें टाइम और फेज में हो सकता है आपको कंफ्यूजन बना रहे, टाइम हमेशा by4 के टर्म्स में चलेगा और कला हमेशा by2 के टर्म्स में चलेगी। टाइम कैसे चलेगा, by4, t/4, 2t/4, 3t/4, 4t/4, 5t/4, 6t/4 ऐसे। और कला कैसे चलेगी, by2 के टर्म्स में, π/2, 2π/2, 2π/2 ही तो है, देखो 2 से 2 काट दो, पाई बचेगा, 3π/2, 4π/2,
4 पाई बाई 2 को सॉल्व करो, 2 पाई आ जाएगा। आ रहा है समझ में? तो टाइम कैसे चलेगा? बाई 4 के टर्म्स में, और कला कैसे? बाई 2 के टर्म्स में। ये हमने ऐसी वोल्टेज का ग्राफ बना दिया। अब करंट का ग्राफ हमको बनाना है। करंट का ग्राफ कैसा बनेगा इसको ध्यान से देखिए। अभी आपने देखा कि पाई बाई 2 कला से करंट इससे कैसी रहती है? पीछे। पीछे रहने का मतलब क्या है कि जो काम वोल्टेज आएगा, करेगा, करके चला जाएगा, उसके बाद वो काम करंट करने आएगी, तभी तो हम पीछे मानेंगे उसको। तो वोल्टेज आया, मैक्सिमम हुआ, मैक्सिमम होके चला गया, उसके बाद करंट मैक्सिमम होने आएगी। तो यहां पर करंट रहेगी 0, यहां पर मैक्सिमम, और यहां मैक्सिमम, यहां पर फिर करंट रहेगी 0। इसका ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। देखिए मैं आपको बताऊं, ऐसा ग्राफ इस बार करंट का बनेगा आपका। अब आप इसको ध्यान से देखिए, यहां पर करंट की कला बताएं मुझे। पाई बाई 2 की 0, 0। ये तो स्टार्ट हुआ ना, जहां से स्टार्ट होते वहां कला 0 नहीं होती। और मैक्सिमम हुई तो कला पाई बाई 2। यहां पर करंट की कला पाई, यहां पर 3 पाई बाई 2 और यहां पर 2 पाई। ये करंट की वेव है, एसी करंट। अब आप मुझे बताएं, देखें कला में कितने का फर्क है। अगर मैं इस पॉइंट पर देखूंगा तो इस पॉइंट पर बताएं वोल्टेज की कला पाई बाई 2, इस जगह पर करंट की कला कितने का डिफरेंस है। और देखिए वोल्टेज यहां मैक्सिमम हुआ, मैक्सिमम होके चला गया, करंट अब उसके बाद मैक्सिमम होने आ रही है, तो करंट पीछे है कि नहीं है? नहीं समझ आया? ये ग्राफ बनेगा। वोल्टेज और करंट दोनों के एक साथ अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरह का उसका ग्राफ आ जाएगा। आप कहीं से भी देख लो, पाई बाई 2 का डिफरेंस आपको मिल ही जाएगा। इस जगह से देखो डिफरेंस, यहां पर वोल्टेज की कला कितनी? 2 पाई, करंट की कला कितनी? 1.5 पाई, 3 पाई बाई 2, 3 बाई 2 पाई, 1.5 पाई, यहां 2 पाई, यहां 1.5 पाई। व्हाट इज द डिफरेंस? 0.5 पाई, हाफ पाई। तो आप चाहे जिस जगह से देखोगे जाके और देखो, यहां वोल्टेज पहले ही मैक्सिमम हुआ और मैक्सिमम होके चला गया, करंट उसके बाद मैक्सिमम होने आ रही है, देख रहे हैं। और करंट को हमने कैसा बनाया है? थोड़ा छोटा बनाया है पहले से। क्यों बनाया है? आप देख रहे थे, क्योंकि ई नॉट में जब कुछ चीज को डिवाइड करते हैं तो ये हमको मिलता है। तो ये हो गया कौन सा डायग्राम? वेव डायग्राम। अभी लास्ट टाइम नेक्स्ट पॉइंट 7th कौन सा डायग्राम रह गया बताओ? फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम को हिंदी में क्या बोलते हैं आप लोग? वेरी गुड, कला समंजक आरेख। ठीक है, ये डायग्राम भी हमको पूरी इंफॉर्मेशन देता है। देखिए बेटा इधर, ये मैंने बना लिया ई नॉट, और किसी समय टी पर ईएमएफ की जो कला है वो ओमेगा टी। ठीक है, अब मुझे आप बताएं, हाँ ईएमएफ की फेज तो हमने ओमेगा टी बना लिया, ये ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू है, पीक वैल्यू। टाइम टी पर इस ईएमएफ की इंस्टेंटेनियस वैल्यू कितनी होगी, उसके लिए यहां से एक लंब डालना पड़ेगा और ये प्रोजेक्शन बनेगा। ध्यान दीजिए, ये प्रोजेक्शन नहीं है,
ये लंब डाला है हमने, इसको कहा जाता है प्रोजेक्शन। ठीक है, नहीं समझ आया? अच्छा, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बताएं? समय t पर इंस्टेंटेनियस तात्क्षणिक विद्युत वाहक बल को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, इस समय विद्युत वाहक बल का क्या हो रहा है? बढ़ रहा है कि घट रहा है? पॉजिटिव के नेगेटिव डायरेक्शन में? पॉजिटिव डायरेक्शन पे। ठीक है, करंट कहां बनाए? करंट बताएं, वोल्टेज से आगे है पीछे है? और पीछे है तो कितना पीछे है? π/2। तो करंट को मैं ऐसे यहां बनाऊं कहीं पर π/2 पर, या यहां π/2 पर? इधर π/2 पर पीछे करना है करंट को, नीचे की तरफ। और कितने एंगल? 90 डिग्री। तो E0 से 90 डिग्री एंगल बनाते हुए ये हमने बना दी करंट I0। ये वाला इससे कितना पीछे है? ओमेगा टी माइनस π/2। ओमेगा टी माइनस π/2 पीछे है इससे। ये कला है करंट की। करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू कितनी होगी? यहां से हमने डाल दिया लंब, ये आ गया इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट एट टाइम t। तो समय t पर वोल्टेज कहां है? ये। समय t पर करंट कहां है? ये। दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है? π/2 का। ये कितना पीछे है? ओमेगा टी π/2 एंगल से पीछे है। और इसकी कला है, E की कला थी ओमेगा टी, तो करंट की कला होगी ओमेगा टी माइनस π/2। ये उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू। करंट बढ़ रही है समय की घट रही है? घट रही है कि बढ़ रही है? घट रही है, क्योंकि ये और ऐसा ऊपर जाके यहां पर आएगा, यहां पर आएगा, फिर इसका प्रोजेक्शन डालेंगे तो इतना ही रह जाएगा। और वैसे भी करंट से प्रोजेक्शन कहां है? पीछे, इसलिए वैल्यू अभी घटेगी। कौन सी वैल्यू घट रही है? नेगेटिव वाली कि पॉजिटिव वाली? नेगेटिव वाली घट रही है। पता चल गई सारी चीजें आपको, और तो कुछ इसमें देखना नहीं है। ठीक है, तो इंडक्टर से जब अगर किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व लगा होगा, शुद्ध प्रेरण कुंडली होगी, उस वक्त ये सारी चीजें आपको समझनी है और ध्यान रखना है। ये सब कुछ, ये उसका हो गया फेजर डायग्राम। ये भी हमको पूरी इंफॉर्मेशन देता है। ये सब ऐसे चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, और इसके बाद हम लोग कैपेसिटर का करेंगे। ठीक है।